हमारा टॉपिक है बायोमैकेनिक्स ऑफ स्पाइन। इस वीडियो में हम स्पाइन को ओवरऑल स्टडी करेंगे कि स्पाइन में कितने वर्टिब्रास होते हैं और जो वो मोशन सेगमेंट को डिस्कस करेंगे, क्लिनिकल्स डिस्कस करेंगे, लोड्स डिस्कस करेंगे कि स्पाइन पे कौन कौन सी तरह के लोड्स बन रहे हैं। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें मैंने बेसिकली फोकस किया लंबर स्पाइन पे कि लंबर स्पाइन पे कौन से लोड्स लग रहे हैं, कौन से लिगामेंट्स, मसल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और उसमें मैंने मोशन सेगमेंट को ज़्यादा अच्छे से मतलब डिटेल में बताया है और जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में बताया है, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें जो है वो बायोमैकेनिक्स ऑफ स्पाइन हम स्टडी करेंगे। स्पाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स और फंक्शनली सिग्निफिकेंट सेगमेंट होता है ह्यूमन बॉडी का। ये जो है वो एक मैकेनिकल लिंकेज क्रिएट करता है अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी को, यानी ज्वाइन कर देता है ये अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी को। ये जो है वो बोनी प्रोटेक्टर होता है क्योंकि इसके अंदर जो है वो डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड होती है जो कि जिसको ये प्रोटेक्ट करता है। वर्टिब्रा कॉलम को अगर हम देखें तो वर्टिब्रा कॉलम में 33 वर्टिब्रा होते हैं, 7 सर्वाइकल होते हैं, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 फ्यूज्ड सैक्रल, 4 स्मॉल फ्यूज्ड कॉक्सीजियल वर्टिब्रा होते हैं। एक कम या एक ज़्यादा वर्टिब्रा हो सकता है स्पेशली लंबर रीजन में। अब अगर हम मोशन सेगमेंट को स्टडी करें तो मोशन सेगमेंट बेसिकली हमने जो है वो स्पाइन, पूरी स्पाइन को अच्छे से स्टडी करने के लिए ना हमने एक स्पाइन का पार्ट ले लिया जिसको हम कहते हैं मोशन सेगमेंट। ये जो है वो फंक्शनल यूनिट होता है स्पाइन का। ये कंसिस्ट करता है 2 एडजेसेंट वर्टिब्रा की बॉडीज़ और एक जो है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये 3 चीज़ें मिलकर जो है वो मोशन सेगमेंट बनाती हैं। मोशन सेगमेंट में एंटीरियरली जो है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, वर्टिब्रा की बॉडी होती है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होता है, जबकि पोस्टीरियरली हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जैसे जो है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस, फेसेट सुपीरियर इंफीरियर फेसेट्स वगैरह, और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स और डिफरेंट सुप्रास्पाइनस, इंटरस्पाइनस, इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो ये जो मोशन सेगमेंट है इसमें 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं। एक होता है सिम्फाइसिस टाइप ऑफ एम्फीआर्थ्रोसिस जॉइंट जो कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क बना रही होती है। 3 तरह के हमारे पास जॉइंट्स होते हैं। एक होते हैं साइन आर्थ्रोसिस जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती, एक होती है एम्फीआर्थ्रोसिस जिसमें थोड़ी सी मूवमेंट होती है, और एक होती है डायआर्थ्रोसिस जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रीली मूवमेंट होती है। तो ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क बना रही होती है इसमें जो है वो एम्फीआर्थ्रोसिस टाइप ऑफ जॉइंट होता है। एम्फीआर्थ्रोसिस की मज़ीद 3 टाइप्स होती हैं, उसमें से एक है सिम्फाइसिस। तो इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क होती है वो सिम्फाइसिस टाइप ऑफ एम्फीआर्थ्रोसिस जॉइंट बना रही होती है, और जो वो लेफ़्ट और राइट पोस्टीरियरली फेसिड जॉइंट्स बन रहे होते हैं जो कि डायआर्थ्रोडियल जॉइंट होता है जिसको हम साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं, उसकी ग्लाइडिंग टाइप ऑफ जॉइंट होता है। ये इस तरह का एक ट्रायंगल बन रहा होता है, आगे जो है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जॉइंट होता है और पीछे लेफ़्ट और राइट फेसिड जॉइंट्स बना रहे होते हैं। अब अगर हम वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो वर्टिब्रा में जो है हमारे पास वर्टिब्रल बॉडीज़ होती हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं, न्यूरल आर्च होती है जो क्या पेडिकुलर लैमिना बना रहे होते हैं, और डिफरेंट बोनी प्रोसेसेस होते हैं जैसे स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस वगैरह। सर्वाइकल वर्टिब्रा में जो C1 वर्टिब्रा होती है उसको हम एटलस कहते हैं। ये जो है वो इसके एटलस के ऊपर जो है वो ऑक्सीपिट होता है, तो ये उसके साथ बनाता है अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट जहाँ पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है, यस वाली मूवमेंट होती है। सर्वाइकल वर्टिब्रा जो C2 है उसका नाम है एक्सिस। एक्सिस वर्टिब्रा भी अपने से ऊपर जो C1 वर्टिब्रा है एटलस उसके साथ जॉइंट बना रहा होता है अटलांटो एक्सियल जॉइंट, जिसके ऊपर रोटेशन होती है, नोव वाली मूवमेंट होती है। उसके बाद है लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा की जो बॉडीज़ होती हैं वो लार्ज होती हैं और थिकर होती हैं क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बॉडी वेट को सपोर्ट करना होता है। जो फेसेट्स होते हैं किसी भी वर्टिब्रा के ऊपर, जिस तरह जो है वो लंबर वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, इन सब के ऊपर फेसेट्स होते हैं। उन फेसेट्स की जो ओरिएंटेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसवर्स एंड फ्रंटल प्लेन वो डिसाइड करेगी कि मूवमेंट कितनी होगी, कितनी रेंज होगी, मतलब कितनी रेंज ऑफ मूवमेंट वहाँ पे पॉसिबल होगी। तो ये वो करेगा, ये डिसाइड करेगा फेसेट जॉइंट किसी भी वर्टिब्रा का। नेक्स्ट है फेसिड और डिस्क। ये जो दोनों हैं ये मिल के 80% जो है वो स्टेबिलिटी दे रहे होते हैं स्पाइन को, रेजिस्ट करते हैं टॉर्जनल और शियर स्ट्रेसेस को। जो फेसिड जॉइंट होते हैं वो अकेले 30% कंप्रेसिव फोर्सेस को जो है बेयर करता है।
और जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं वो लार्जेस्ट होती हैं L5 और S1 फेसिड्स जॉइंट पे। नेक्स्ट है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है सिम्फाइसिस जॉइंट बना रही होती है, वो ये फिब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क होती है। अगर पूरी स्पाइन में देखें तो 1/4 पोर्शन जो है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क बना रही होती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जो अंदर वाला पोर्शन है वो है न्यूक्लियस पल्पोसिस, और जो बाहर वाला पोर्शन होता है वो होता है एन्यूलस फाइब्रोसिस। तो जो न्यूक्लियस पल्पोसिस अंदर होता है उसके अंदर 90% वाटर होता है और 10% गैग्स यानी प्रोटीओग्लाइकन वगैरह मौजूद होते हैं। और जो एन्यूलस फाइब्रोसिस होता है वो बाहर की साइड पे होता है, और क्रिस क्रॉस फाइबर्स में जो है वो कोलेजन जो है वो अरेंज हुआ हुआ होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो जब भी कोई वर्टिब्रा के ऊपर जो है मूवमेंट हो रही होती है तो एक साइड पे जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा होता है, जबकि दूसरे साइड पे जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा होता है ड्यूरिंग फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड लेटरल रोटेशन। और जब जो है वो रोटेशन हो रही होगी, जब रोटेशन हो रही होगी स्पाइन पे तो शियर स्ट्रेस आता है। जब भी वर्टिब्रा के ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस आएंगी, कोई लोड आएगा, तो वो वर्टिब्रा क्या करेगा, वर्टिब्रा मतलब न्यूक्लियस पल्पोसिस वगैरह क्या करेंगे, ये वाटर को जो है वो लूज़ कर देंगे और जो डिफरेंट आयंस वगैरह उनको अब्जॉर्व करेंगे ताकि फर्दर जो है वो लॉस ना हो सके वाटर का। और अगर कंटिन्यू लोडिंग होती रहेगी तो डिस्क में से वाटर बाहर निकलता जाएगा और जो डिस्क होगी वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, और जो हाइट होगी डिस्क की वो भी जो है डिक्रीज़ करेगी। तकरीबन 2 सेंटीमीटर जो है वो पर डे हाइट जो है वो डिक्रीज़ करती है, लेकिन वो वापस रीगेन भी हो जाती है। मॉर्निंग के वक्त जो है वो मॉर्निंग शुरू के 30 मिनट्स में 54% जो है वो हाइट लॉस हो जाती है इस 2 सेंटीमीटर में से। जब जो है वो प्रेशर रिलीव्ड हो जाता है यानी लोड अप्लाई होना ख़त्म हो जाता है तो फिर वाटर क्विकली रीअब्जॉर्ब हो जाता है और हाइट भी जो है वो मेंटेन हो जाती है। उस एरिया में जहाँ ग्रेविटी ना हो बिल्कुल भी, वहाँ पे जो स्पाइन है उसमें हाइट ज़्यादा जल्दी जो है वो रीगेन करती है, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो भी कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रही होती है हमारी स्पाइन के ऊपर। ये जो बॉडी पोजीशनिंग है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है स्पाइन की हाइट के लिए और रीहाइड्रेशन के लिए। डिफरेंट बॉडी पोजीशंस जो है वो मेंटेन करने में, रीहाइड्रेट करने में, हाइट गेन करने में मदद करती हैं। जिस तरह अगर प्रून पोजीशन में हाइपर एक्सटेंशन की जाए या जो है वो सुपाइन पोजीशन में ट्रंक की फ्लेक्शन की जाए तो फिर जो है वो हाइट की जो हाइट होती है स्पाइन की वो रीगेन हो जाती है। डिफरेंट लिगामेंट्स होते हैं हमारी स्पाइन में, जिस तरह जो है वो इंट्रिंसिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो मसल्स होते हैं वो एक्सट्रिंसिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो लिगामेंट्स हैं वो इंट्रिंसिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट लिगामेंट्स होते हैं, जिस तरह जो इंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट होता है जो स्पाइन के आगे लगा हुआ होता है वो बहुत पावरफुल होता है। वो जो है वो हाइपर एक्सटेंशन को जो है मिनिमाइज़ करता है, रोकता है, रेजिस्ट करता है। और जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट होता है वो वीकर होता है, वो जब फ्लेक्शन हो रही होती है उस पर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा आ रहा होता है, वो फ्लेक्शन को रेजिस्ट कर रहा होता है ना। सुप्रास्पाइनस लिगामेंट होता है नेक में जो है ना, ये सुप्रास्पाइनस लिगामेंट एक टफ लिगामेंट बना देता है जिसको कहते हैं लिगामेंटम न्यूके या न्यूकल लिगामेंट। इंटरस्पाइनस और इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट भी मौजूद होते हैं। ट्रांसवर्स और स्पाइनस प्रोसेसेस के दरमियान लिगामेंटम फ्लेवा होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट है क्योंकि जो बाकी सारे लिगामेंट्स हैं उनमें कोलेजन ज़्यादा होता है, जबकि जो ये लिगामेंटम फ्लेवा है इसमें इलास्टिक मटेरियल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो है वो मूवमेंट्स को मतलब रेजिस्ट नहीं करता, होने में मदद करता है। ये जो लिगामेंट्स होते हैं इनमें जो है वो टेंशन होती है, मतलब जब इवन ये जब रिलैक्स भी होते हैं तब भी इनमें एक टेंशन होती है। तो वो टेंशन जो कि रिलैक्स पोजीशन में लिगामेंट्स में है उसको हम कहते हैं प्री स्ट्रेस। ये जो लिगामेंट्स होते हैं इनकी विस्को इलास्टिक नेचर होती है। विस्को इलास्टिक का मतलब है कि इनमें इलास्टिसिटी भी होती है और विस्कोसिटी भी होती है। ये जो विस्कोसिटी है ये कोलेजन वगैरह इसको प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो इलास्टिसिटी है वो इलास्टिक मटेरियल प्रोवाइड कर रहा होता है। ये जो लिगामेंट्स होते हैं इनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और लेंथन भी हो सकते हैं, लेकिन जो विस्कस मटेरियल होता है वो डिसाइड करता है, जिस तरह कोलेजन है वो डिसाइड करेगा कि जो मतलब वापस अपनी पोजीशन पे रिटर्न करेगा वो कितनी जल्दी करेगा या कितनी देर से होगा। तो इसलिए ये टाइम डिपेंडेंट होता है कि कितना अरसे में ये वापस अपनी जो है वो रीगेन कर ले। नेक्स्ट है हमारे पास स्पाइनल कर्व्स। जब जो है वो स्पाइन को हम सेजाइटल व्यू में देखें तो हमारे पास 2 कर्व्स नज़र आते हैं, मतलब 4 कर्व्स होते हैं। उन कर्व्स को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं प्राइमरी कर्व्स। प्राइमरी कर्व्स में आते हैं थोरेसिक कर्व्स और सैक्रल कर्व्स। ये वो कर्व्स होते हैं जो कि बाय बर्थ मौजूद होते हैं किसी भी इंडिविजुअल में, और ये जो है वो कनकेव होते हैं एंटीरियरली। जबकि 2 ऐसे कर्व्स हैं जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी कर्व्स। सर्वाइकल और लंबर कर्व ऐसे कर्व होते हैं जो कि बाय बर्थ मौजूद नहीं होते,
और वो बाद में जो है वो गेन किए जाते हैं। ये कनकेव होते हैं पोस्टीरियरली। अगर हम लंबर लोडोसिस की बात करें, किम्फोसिस और स्कोलियोसिस, ये तीनों जो कर्व्स हैं ये एबनॉर्मल कर्व्स होते हैं। ये प्राइमरी कर्व्स और सेकेंडरी कर्व तो नॉर्मल कर्व्स होते हैं, लेकिन ये तीनों एबनॉर्मल होते हैं। अगर जो लंबर स्पाइन है, अगर जो लंबर कर्व है वो एग्जैजरेट हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो फिर क्या होगा, लंबर लोडोसिस हो जाएगा। ये इसलिए होता है जब हमारे जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो वीक होते हैं, तब जो है वो लंबर लोडोसिस हो जाता है और एंटीरियर पेल्विक टिल्ट भी हो जाती है, यानी जो पेल्विस है वो एंटीरियरली टिल्ट कर जाता है। इसका नेक्स्ट है किम्फोसिस। किम्फोसिस में ये होता है कि जो थोरेसिक कर्व होते हैं वो एग्जैजरेट कर जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं। अब ये कॉन्जेनिटल भी हो सकता है और बायोमैकेनिकल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, यानी वेट वगैरह के लिए भी वगैरह की वजह से भी हो सकता है। ऑस्टियोप्रोसिस भी इसकी टाइप है, इसकी कॉज है। ऑस्टियोप्रोसिस का मतलब है कि जो बोन होती है वो पोरस हो जाती है, स्पाइन पोरस हो जाती है, जिसकी वजह से किम्फोसिस हो जाता है। जो वर्टिब्रा होते हैं वो वेज शेप्ड हो जाते हैं। अगर किम्फोसिस जुवेनाइल में हो तो उसको जुवेनाइल किम्फोसिस या जो है वो शूअरमैन्स डिजीज़ कहते हैं। और अगर जो किम्फोसिस है वो एडोलेसेंस में हो तो हम इसको स्विमर्स बैक कहते हैं। स्कोलियोसिस जो है वो होता है लेटरल डेविएशन ऑफ स्पाइन, यानी जो स्पाइन है वो लेटरली डेविएट हो जाती है और सी या एस शेप कर्व बनाती है। ये जो है वो थोरेसिक में भी हो सकता है और लंबर में भी हो सकता है और दोनों में भी हो सकता है। जो स्कोलियोसिस है उसकी 3 टाइप्स है, एक है स्ट्रक्चरल, एक नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस और एक है इडियोपैथिक। जो इडियोपैथिक स्कोलियोसिस है उसके जो कॉज है वो अननोन होती है, यानी उसकी वजह हमें मालूम नहीं होती कि ये होती क्यों है। चिल्ड्रंस में ये ज़्यादा कॉमन है। अब जो स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस है वो कॉन्जेनिटल होती है या जो है वो स्पेसिफिक कैंसर की वजह से कॉज होती है। और जो नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस है वो जो है वो लोकल इन्फ्लेमेशन की वजह से और लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी की वजह से होती है, यानी जो हमारी लेग है उसकी लेंथ अगर एक की ज़्यादा एक की कम है तो उसकी वजह से ये स्कोलियोसिस हो जाता है। अगर हम मूवमेंट्स ऑफ स्पाइन की बात करें तो स्पाइन जो है वो अलाउ करती है तीनों प्लेन्स में मूवमेंट, यानी जो है वो सजाइटल प्लेन में भी मूवमेंट्स होती हैं जैसे फ्लेक्जन एक्सटेंशन। लेटरल फ्लेक्जन जो है वो हमारे पास फ्रंटल प्लेन में होती है और जो रोटेशन है वो ट्रांसवर्स प्लेन में होती है। तो तीनों प्लेन्स में मूवमेंट्स जो है वो होती हैं। फ्लेक्जन में जो है वो हमारे पास जो पेल्विस है वो एंटीरियरली टिल्ट कर देता है कर जाता है ताकि जो है वो फ्लेक्जन को फैसिलिटेट करें। इसको हम लंबो पेल्विक रिदम भी कहते हैं। और जो एक्सटेंशन है उसमें जो है वो जो पेल्विस है वो पोस्टीरियरली टिल्ट करते हैं ताकि एक्सटेंशन को फैसिलिटेट कर सके। लेटरल फ्लेक्जन में जो है वो साइड पे जो है वो फ्लेक्जन की जाती है, रोटेशन, ये सारी मूवमेंट्स हैं जो कि स्पाइन के ऊपर होती हैं। नेक्स्ट है लोड्स ऑन स्पाइन। डिफरेंट लोड्स होते हैं जो कि हमारी स्पाइन के ऊपर आ रहे होते हैं, जिस तरह बॉडी वेट लोड या कंप्रेशन अप्लाई कर रहे होते हैं स्पाइन पे, मसल्स, लिगामेंट्स, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर और एक्सटर्नल लोड, ये सारी चीज़ें जो है वो स्पाइन के ऊपर कंप्रेशन अप्लाई कर रही होती है। जो हमारा बॉडी वेट होता है या बॉडी पोजीशनिंग होती है वो भी हमारे स्पाइन पे जो है वो कंप्रेसिव फोर्सेस अप्लाई करती है। जिस तरह अगर हम इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन में तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, जो लाइन ऑफ ग्रेविटी होगी वो फॉरवर्ड यानी एंटीरियरली जो है वो जा रही होगी, जिसकी वजह से चांसेस होंगे कि फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाए और इस फॉरवर्ड बेंडिंग को जो है वो बैक एक्सटेंसर मसल्स जो है वो काउंटरएक्ट करते हैं, काउंटर बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट है मसल्स। मसल्स जो है वो मेजर फोर्स जो है वो डालते हैं स्पाइन के ऊपर। मस्कुलर एक्टिविटी जब ज़्यादा होगी तो वो स्पाइन के ऊपर ज़्यादा जो है वो लगा रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे। ड्यूरिंग स्लेश सिटिंग पोजीशन जो हमारी मस्कुलर एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और जो पेल्विक है वो भी पोस्टीरियरली टिल्ट किया हुआ होता है, जिसकी वजह से स्पाइन पे बहुत ज़्यादा फोर्सेस आ रही होती हैं। जो स्पाइनल मसल्स हैं उनकी जो है ना मोमेंट आर्म कम होते हैं, यानी वो कम रेंज में जो है ना अप्लाई कर सकते हैं फोर्स, तो वो जो है वो ज़्यादा लार्ज फोर्सेस अप्लाई करते हैं ताकि जो फ्लेक्जन टॉर्क है उसको रिजिस्ट कर सकें। और ये जो फ्लेक्जन टॉर्क है ये वेट की वजह से और एक्सटर्नल लोड्स की वजह से होता है। तो ये चाहते हैं ये जो स्पाइनल मसल्स होते हैं तो ये जो है वो ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई करते हैं कि ज़्यादा जो है वो स्ट्रेचिंग ना हो और ये जो है वो रेजिस्ट करें मूवमेंट्स को। नेक्स्ट है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स में भी टेंशन होती है, जब वो रिलैक्स हो तब भी टेंशन उनमें मौजूद होती है, इसको प्री स्ट्रेस भी कहते हैं। और ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और स्पाइन के ऊपर जो है वो टेंशन क्रिएट करते हैं। जब जो स्पाइन की स्टिफनेस डिक्रीज़ होगी, यानी उसके जो है वो मसल सही काम नहीं कर रहे, तो लिगामेंट्स एलोंगेट हो जाएंगे और लोअर बैक पेन कॉज करेंगे। नेक्स्ट है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है कि जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो
जब बढ़ जाता है तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ड्यूरिंग लिफ्टिंग जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्या करता है, स्पाइन को स्टिफ कर देता है, और जब स्पाइन स्टिफ हो जाती है तो वो प्रिवेंट करती है बकलिंग से या फॉलिंग से। तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की सिग्निफिकेंस है ये कि ये लिफ्टिंग में जो है वो मदद करता है। एक्सटर्नल लोड्स यानी कोई बाहर से एक्सटर्नल लोड्स अगर अप्लाई हो रहे हैं स्टैटिक कंडीशन में या डायनेमिक कंडीशन में, दोनों जो है वो ये स्पाइन के ऊपर प्रेशर लगाते हैं। एंड नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ लॉर्डोटिक कर्व। ये जो लॉर्डोसिस होते हैं, मतलब लॉर्डोटिक कर्व होता है, लंबर स्पाइन का कर्व होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको मेंटेन करना, नॉर्मल लॉर्डोटिक कर्व को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करता है, ये एनेबल करता है एक्टिव लंबर एक्सटेंसर मसल्स को, यानी ये मसल्स को, लंबर एक्सटेंसर मसल्स को फैसिलिटेट करता है कि ये अच्छा काम परफॉर्म करे और काउंटरैक्ट करे एंटीरियर शेयर को, जो कि बॉडी वेट प्रोड्यूस कर रही होती है। तो ये लंबर एक्सटेंसर्स जब आगे को बॉडी वेट प्रोड्यूस हो रहा है, आगे को बॉडी वेट लग रहा है, एंटीरियर शेयर फोर्सेस लग रही हैं, तो ये लंबर एक्सटेंसर्स क्या करते हैं, ये लोड्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट्स कर देते हैं फेसिड जॉइंट्स पे और एन्युलस फिब्रोसिस